आइए बेटा आप स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। सबसे पहले जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा हुआ है इसके बारे में, वो क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस मतलब जो एंटिटी है या फिर जो कौन कौन सी कंपनी के एप्लीकेबल है ये। ठीक है जी। अगर हम इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो एप्लीकेबल है वो लेवल 1 या फिर इन्होंने क्या बोला, नॉन SMC, उसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये आपके लिए MCQ हो सकता है बेटा। दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ लेवल 1 वालों के लिए एप्लीकेबल है। और दैट इज मैं बोल सकता हूँ वो कंपनी जो नॉन SMC है। याद है आपको ये चीज? ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया आपका। बट इन्होंने क्या बोला यहाँ पर, कुछ बातें और बोली। कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं है किसके ऊपर, OPC के ऊपर। किस पे एप्लीकेबल नहीं है? OPC के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम बात करें नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर OPC के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो स्टार्टअप, प्राइवेट कंपनी का कौन सा स्टार्टअप, उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। आई बात समझ? बाकी मैं जब नोट दूंगा उसमें पूरा लिखा होगा इसके अंदर। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप समझो दैट इज किन किन के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नंबर 1 लेवल 1 के ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ लेवल 1 इंटरप्राइजेस। और साथ में इन्होंने क्या नॉन SMC बोला इन्होंने। बट इन्होंने क्या बोला, OPC के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। OPC पता है? ठीक है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप्स वाली है उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। बट वो चाहे तो बना सकते हैं, उनके ऊपर एप्लीकेबल का मतलब कि मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। हाँ जी, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। ठीक है, मतलब इसका लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 के लिए क्या है, आपकी मर्जी है, आप बनाओ या ना बनाओ। पर लेवल 1 वालों को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रेजेंट करनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होगी। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फंडामेंटल क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फंडामेंटल क्या है? अब फंडामेंटल का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज कि कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके बेस पर बनती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया फंडामेंटल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश बुक। अब एक पॉइंट लिखा, फंडामेंटल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश बुक। मतलब कैश बुक जो होती है कैश फ्लो जैसी होती है, बट कैश बुक के अंदर प्रॉब्लम क्या है, हम सेग्रीगेशन नहीं कर सकते अलग अलग ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो इसलिए ठीक है, हम क्या कहते हैं उसके बदले में रिप्लेसमेंट क्या लेते हैं, अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट का लेते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट था दैट इज कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फंडामेंटल वर्ड समझ आ गया। तो सारे पॉइंट जो आपके ऑडिट के हैं, सॉरी आपके जो AS के हैं, सॉरी मैंने कवर अप करे हैं इसके अंदर, एक एक पॉइंट कवर अप करा है बस शॉर्ट में। जैसे इसमें फंडामेंटल बोला, मैंने बोला कैश बुक, बस दैट्स इट। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा MCQs है। ऑल वेल, चलिए जी नेक्स्ट आ जाते हैं। अगर हम बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज अ फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज। एक सिंपल सा सेंटेंस है इसका। ठीक है, आपकी अलग अलग एक्टिविटी से क्या आपका फ्लो ऑफ कैश है, दैट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट ने जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है बिजनेस को, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और क्या हो गया हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, बट इनको डिफाइन भी करा है, व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, व्हाट इज फाइनेंसिंग, उसको हम देखते हैं किस तरीके से उन्होंने डिफाइन कर रखा है। अब अगर हम बात करें व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या बोला इन्होंने, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, PRGA, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अगर किसी को शॉर्ट में लिखना है वो लिख दो, वरना अदरवाइज प्रोवाइड करूंगा सारे, ये शॉर्ट समरीज आएंगी आपके पास पूरी की पूरी। ठीक है, पूरे सिलेबस की आएंगी इस तरीके से। ठीक है, PRGA क्या होता है आपका, PRGA। उसके व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज एंड सेल। वर्ड क्या है, परचेज एंड सेल। दो वर्ड आएंगे, परचेज एंड सेल, इशू एंड रिडम्पशन। क्या आएगा, परचेज एंड सेल, या आएगा इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज अगर वर्ड लिखा हुआ है वो क्या, इन्वेस्टिंग है। या हम बोल सकते हैं परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। कोई पूछेगा व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आप बोलोगे दैट इज विद चेंज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या डिफाइन कर रहे हो, विद चेंज द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट।
ये उनकी बात कर रहे हैं। तो तीनों वर्ड्स के मीनिंग समझ आ गए बेटा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, यहाँ पे आपको बताया कि ऑपरेटिंग इज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग इज परचेज और सेल ऑफ असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, और उसके बाद कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, फाइनेंसिंग। क्या बोलेंगे? और व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, आप सबको पता है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विटी प्रेफरेंस एंड डेट, इशू ऑफ डिबेंचर्स, उससे कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, डेट इक्विटी रेशियो चेंज हो जाएगा। याद है चीज? ठीक है, तो ये चीज हो गई आपकी, ये सारा क्या हो गया आपका पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। कोई इशू किसी बच्चे को? पक्का? तो ये हमने समझा पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो अलग अलग एक्टिविटीज का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, अगर कल को डिफाइन करने को आता है या फिर कोई आपसे कुछ वर्ड पूछते हैं एमसीक्यू में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो तीनों के वर्ड क्लियर होगा एकदम। वहां पे प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, नंबर 2 क्या बोला उन्होंने, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज हो गई आपकी, ठीक है, असेट्स एंड सिक्योरिटीज, ठीक है। थर्ड में क्या बोला इन्होंने, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जो हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंज लेकर आ जाए, साइज एंड कंपोजिशन, वर्ड क्या, साइज एंड, साइज का मतलब बढ़ा दे इसको, ये हो सकता है। कंपोजिशन का मतलब क्या हो सकता है कि डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, इक्विटी को कर दिया हमने डेट में, तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आ रही है वाली बात? नेक्स्ट आ जाओ आप, ठीक है। मीनिंग ऑफ कैश, समटाइम हम कैश को मिसजज कर लेते हैं। कैश इंक्लूड कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स। कैश का मतलब क्या, सिर्फ यहाँ पे कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस एंड आपका सेविंग का बैलेंस, वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? वो डिमांड। पर यही एफडी करा रखी है बैंक में आपने, क्या करा रखी है आपने? एफडी करा रखी है बैंक में विद इन 3 मंथ तक की, विद इन 3 मंथ्स का मेच्योरिटी पीरियड की एफडी करा रखी है आपने, तो वो होगी कैश इक्विवेलेंट्स। क्या होंगे वो? कैश इक्विवेलेंट्स। और वही आपने एफडी करा रखी है 3 मंथ से ज्यादा की, तो क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट। क्या हो जाएगी वो? इन्वेस्टमेंट। आइए जी, अब यहाँ पर आ जाओ, आप पे सर, तो यहाँ पे सर, हाँ जी बेटा। अब सुनो मेरी बात, मैं फिर बोल रहा हूँ, ढंग से बोल रहा हूँ, एक बार ध्यान देना। हमारा बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक में पैसा कैसे पड़ा हुआ है? सिर्फ हमारे डिमांड डिपॉजिट्स में। किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? डिमांड डिपॉजिट समझते हो क्या? सेविंग एंड करंट में। तो क्या कहलाएगा हमारा? कैश। मैंने विद इन 3 मंथ्स की मेच्योरिटी वाले कुछ एफडी वगैरह करा रखी है बैंक के साथ, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स। क्या बोल सकते हैं? लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करा रखी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्या भाई? वो इन्वेस्टिंग। क्लियर एकदम? तो ये हो गया कैश इक्विवेलेंट्स। अब उसके बाद इन्होंने बोला कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स क्या होती है मेरे बच्चे? शॉर्ट टर्म इक्विवेलेंट्स, ठीक है। कैश कैश इक्विवेलेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज highly liquid investment that are readily convertible into cash, readily convertible into cash, readily convertible into cash। Then अब बट साथ में एक वर्ड और बोला, अगर वर्ड आ गया सिग्निफिकेंट रिस्क, तो फिर वो कैश इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, सब इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो, वहां पे क्या होता है? सिग्निफिकेंट रिस्क। वहां पे क्या होता है मेरे बच्चे? सिग्निफिकेंट। तो इसको हम कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं मान सकते। ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन सारे के सारे। आपका जनरली क्वेश्चन कभी कभी पता है क्या आता है इसके अंदर? 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट का, सिर्फ 5 एक्टिविटी दे देंगे, बताएंगे पहचानो कौन कौन सी एक्टिविटी है, किस हेड्स में आएगी, बस इतना सा क्वेश्चन आता है। चेक करना जाके कभी आप, ठीक है। बस आप वहां पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चेक कर लेते हैं 1 मिनट में ही। आज मैं सारे पॉइंट्स, टीडीएस, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा जो आपके उस पर लिखे हुए हैं, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज, एक एक पॉइंट, ताकि आपको कोई भी एक पॉइंट ना रह जाए मेरी तरफ से। बस उसको ढंग से सुन लेना, क्लास में बैठ के पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका, और उम्मीद है मिनिमम 10 मार्क्स देके जाएगा चैप्टर ही आपको एग्जाम में। हाँ जी, एमसी एम अकेले पूरा का 10 मार्क्स से कम क्या बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट रिस्क, नेक्स्ट क्या हो गया आपका? इनसिग्निफिकेंट, मतलब मिनिमम 5 तो देखी जाएगा, मिनिमम 5 है, गारंटी है मेरी, और मैक्सिमम 10 तक जाना है इसको, ठीक है जी। और इनसिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है? जहां पे चेंज इन वैल्यू का रिस्क ना हो। जैसे मैंने बैंक में एफडी करा दी 3 मंथ्स वाली, या फिर हमने उस दिन जो बात की फ्लेक्सिबल वाली बात करी, याद है आपको? तो उसमें चेंज इन वैल्यू का रिस्क, पता है आपको कितना पैसा मिलना है, और पक्की बात है उतना ही मिलना है, दैट इज इनसिग्निफिकेंट रिस्क। तो इसका मतलब क्वेश्चन आ गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, क्या वो आपकी शॉर्ट टर्म, मतलब क्या वो कैश इक्विवेलेंट है? अब बोलो कैश शॉर्ट टर्म तो है, सुनो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो है पर कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ये बात क्लियर है बेटा? डन।
अब उसके बाद इन्होंने बोला आपको फ्लो ऑफ कैश। व्हाट इज फ्लो ऑफ कैश? फ्लो ऑफ कैश वैसे आप समझ जाओगे, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होता है, बट प्रॉब्लम क्या, नो फ्लो को समझना है। क्या समझना है आपने? नो फ्लो को समझना है अच्छे से, ठीक है। तो इनफ्लो ऑफ कैश कहाँ कहाँ से हो सकता है बिजनेस में, वैसे हम सोचते हैं, बाद में यहाँ देख लेंगे। सबसे पहले कैश सेल्स याद करो, फिर आपकी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, यही बड़ी इनफ्लो होंगी, ठीक है। पहले बात करते हैं, ये हो गई ऑपरेटिंग इनफ्लो। कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड इज पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग। कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? कमीशन रिसीव्ड एक ऑपरेटिंग पार्ट होता है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड नॉट ऑपरेटिंग, वो इन्वेस्टिंग है, पर डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वगैरह कुछ, तो उसका इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये इसमें लिखा हुआ है सारा, मैं कुछ नहीं बोल रहा, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग, सॉरी ऑपरेटिंग। किसका पार्ट है वो? उनका ऑपरेटिंग का पार्ट है। वैसे जर्नल रूल क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड और आरआईडी का जर्नल रूल क्या है? ये आरआईडी का जर्नल रूल क्या है आपका? इन्वेस्टिंग, ये जर्नल रूल है। एक्सेप्शन क्या है इसके? इन केस ऑफ फाइनेंसिंग कंपनी, मतलब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, वो क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग। क्योंकि जो बैंकिंग की हम बात करते हैं, व्हाट इज बैंकिंग, बैंकिंग को डिफाइन करेगा। बैंकिंग क्या होती है मेरे बच्चे? बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम यही तो होता है, लोन एडवांसेस देना, ठीक है, और साथ में इन्वेस्टमेंट्स करना। क्या करना? इन्वेस्टमेंट करना। तो ये इनके दो क्या है आपके प्रिंसिपल बिजनेस। अगर किसी को बोलना है, मैंने किसी को डिफाइन करना है व्हाट इज बैंक, तो बोलोगे बैंक का मतलब दो चीजें, एक एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना, तो वो क्या हो गया? वैसे भी ऑपरेटिंग उनका। और दूसरा उनकी एक्टिविटी क्या होती है? दैट इज एडवांसिंग लोन एडवांसेस, पढ़ाऊंगा टॉपिक ये। और साथ में क्या हो गया? दूसरा एक्टिविटी उनकी आपकी इन्वेस्टमेंट्स, क्या हो गई? इन्वेस्टमेंट। तो लोन एडवांस देना, इन्वेस्टमेंट देना, वो भी उनका ऑपरेटिंग काम है, वो भी क्या उनका? ऑपरेटिंग काम है, इन्वेस्टिंग काम नहीं है। और वहां के ऊपर जो इंटरेस्ट होंगे वो भी क्या होंगे? ऑपरेटिंग होंगे ना फिर, राइट और रॉन्ग? क्लियर एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज हो गई आपकी। और उसके बाद जैसे इन्होंने बोला ऑपरेटिंग में रॉयल्टी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने अलग पॉइंट, कमीशन रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये सारा क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मेरे बच्चे? सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कोई दिक्कत? हाँ जी भाई, बैंक वालों के लिए काम ही यही है उनका, इन्वेस्टमेंट्स करना उनका। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग पार्ट, अभी पढ़ेंगे सारा बेटा। बैंक वालों के लिए डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि उनका काम ही है ये। प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, रेवेन्यू उनके लिए क्या है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, प्रिंसिपल एक्टिविटी है उनकी वो। चलिए जी, ये बात समझ आ गई सबको? चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब आरआईडी, आरआईडी किसका पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग का, ठीक है। सेल ऑफ सेल ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट, एफडी, ये सारा किसका पार्ट? एफडी कौन सी? लॉन्ग टर्म वाली, 3 महीने से ऊपर वाली, वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का, ठीक है। इशू ऑफ शेयर, वर्ड क्या? इशू ऑफ शेयर्स, परचेज और परचेज एंड सेल नहीं है, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आ गए, समझना, इन्वेस्टिंग। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स क्या हो गया? फाइनेंसिंग, क्या हो गया? फाइनेंसिंग। तो वर्ड ऐसे परचेज एंड सेल, इशू एंड रिडम्पशन, याद रहेगा वर्ड। इशू एंड रिडम्पशन है, कभी भी वर्ड आ गया समझ जाओ फाइनेंसिंग है। क्या समझोगे आप? इशू ऑफ शेयर ऑलवेज फाइनेंसिंग पार्ट, डिविडेंड पेड ऑलवेज फाइनेंसिंग, चाहे कोई भी कंपनी, चाहे बैंक भी क्यों ना, बैंक के लिए भी डिविडेंड पे करना क्या? फाइनेंसिंग है। और इंटरेस्ट पे करना बैंक के लिए क्या? ऑपरेटिंग है। ये समझना है आपने। आउटफ्लो ऑफ कैश बिजनेस में कहां कहां से होते हैं? सबसे पहले आपने क्या करा? आपने दैट इज अपना गुड्स परचेज करे, क्या करे आपने? गुड्स परचेज करे, तो कैश परचेज, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद कमीशन पेड, रेंट पेड, कोई भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कोई भी क्या है? ऑपरेटिंग, मैं इतना कह सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सारा क्या है मेरा आपका? आउटफ्लो ऑफ कैश। उसके बाद परचेज ऑफ फिक्सेड्स, परचेज ऑफ फिक्सेड्स एंड इन्वेस्टमेंट, किसका पार्ट है? ये आपका इन्वेस्टिंग का, ठीक है। उसके बाद आपका नहीं, आपको इंटरेस्ट पेड होगा, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, ठीक है, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड वगैरह, ये किसका पार्ट हो जाएगा आपका? ठीक है, फाइनेंसिंग का। किसका पार्ट हो गया ये? फाइनेंसिंग का, जर्नली। बाकी हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक होके। नॉन कैश या नो फ्लो ऑफ कैश, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ, क्या बोला मैंने? बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ नॉन कैश है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आ सकता है सारा, ये सारे क्या है? नॉन कैश, सारे क्या है? नॉन कैश। नो फ्लो ऑफ कैश, क्या इसमें? नो फ्लो ऑफ कैश।
अब क्या होता है, ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। अभी आता क्यों आता है, क्योंकि उसको एक्सक्लूड कर रहे, नॉन कैश है वो। क्या है वो? नॉन कैश। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता वो। दिख रहा है तो मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता वो, नॉन कैश है वो। क्या है वो? नॉन कैश। बोनस इशू आप सब समझते हो अच्छे से, ठीक है। रिजर्व्स को कन्वर्ट करा शेयर्स में, क्या होता है वो? बोनस इशू। क्या होता है मेरे बच्चे? बोनस इशू। ठीक है, तो वो भी क्या किसका पार्ट हो गया? आपका नो फ्लो। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के पार्ट्स हो गए सारे। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करा, वहां से विड्रॉ करा, इन्वेस्ट करा, विड्रॉ करा, ये सारा क्या है? नो फ्लो में काउंट होता है। क्या होता है इसका मतलब? आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स परचेज करी 3 मंथ्स वाली, तो वो किसी का पार्ट नहीं है, वो नो फ्लो ऑफ कैश है। जैसे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, याद करो, कि फ्लेक्सी अकाउंट है मेरा, याद है इन्वेस्टमेंट चैप्टर में, ठीक है, जहां पर क्या है, जितना मेरे बैंक बैलेंस पड़ा होता है उसका एक सर्टेन अमाउंट जब क्रॉस करता है वो एफडी में कन्वर्ट होता है। पर वो एफडी क्या होती है? वो शॉर्ट टर्म होती है। क्या होती है वो? शॉर्ट टर्म होती है। कभी मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कैश में विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी, कोई सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो उसका मतलब ये चीज हो गई आपकी। तो बैंक में पैसा डाल रहे हो, बैंक से पैसा निकाल रहे हो, वो नो फ्लो में काउंट होता है, वो आउटफ्लो इनफ्लो में काउंट नहीं। घर के अंदर की बात ही है ये। और ऐसे ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से पैसा डाल रहे हो, निकाल रहे हो, नो फ्लो। क्या होगा वो? नो फ्लो। ऑल इज वेल। तो कैश से कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट होना या कैश इक्विवेलेंट से कैश में कन्वर्ट होना, वो भी क्या? नो फ्लो। क्या है वो भी? नो फ्लो। डन। तो बस ये छोटी छोटी बातें थी यहाँ पे पहले तो, ठीक है। अब आ जाओ बिजनेस एक्टिविटीज। आपको कभी कभी क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है बिजनेस किस टाइप का। जैसे रियल एस्टेट वालों के लिए रेंट रिसीव करना ऑपरेटिंग है, इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल आपका काम ही क्या है? आपका काम ही सिर्फ यही है, रेंट्स पे प्रॉपर्टी लेना और रेंट पे देना, से फॉर एग्जांपल। तो आपका क्या हो गया? वो प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेट। तो वहां पे रेंट रिसीव करना क्या हो जाएगा आपके लिए? ऑपरेटिंग। अच्छा, रेंट पेड तो वैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है हर बिजनेस के लिए। क्या होता है वो? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है जी। अब आ जाओ, अब फाइनेंस कंपनी क्या होंगी हमारे? बैंकिंग या एनबीएफसी वगैरह, ये क्या होती है? फाइनेंस कंपनी। क्या होती है? फाइनेंस कंपनी। अगर फाइनेंस कंपनी ने इंटरेस्ट पेड करा या इंटरेस्ट रिसीव करा, दोनों के लिए क्या है? वो ऑपरेटिंग है। बट एक नॉर्मल कंपनी ने इंटरेस्ट पे करा, फाइनेंसिंग, और इंटरेस्ट रिसीव करा तो इन्वेस्टिंग। ये बात समझ आती है? ठीक है, मैंने सारा क्रक्स में परचेज एंड सेल, पीएस का मतलब क्या? परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। अगर फाइनेंस कंपनी ने परचेज सेल करी है सिक्योरिटीज की, तो उनके लिए क्या है? ये ऑपरेटिंग है। और हमारे लिए क्या हो गया? ये इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज। इशू एंड रिडम्पशन वर्ड अलग होता है। इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज फाइनेंसिंग है उनके लिए भी। उनके लिए भी फाइनेंसिंग है और हमारे लिए भी क्या है? फाइनेंसिंग। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, उनके लिए भी फाइनेंसिंग है, ये बात ध्यान रखनी है। डिविडेंड, डिविडेंड आपने पेड करा है तो दोनों के लिए फाइनेंसिंग हो। डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग, बट डिविडेंड रिसीव्ड है तो डिपेंड करता है। बैंक्स वालों का डिविडेंड रिसीव क्या हो गया? ऑपरेटिंग। पर हमारे लिए क्या हो गया? ये कुछ क्लासिफिकेशन है, याद करके जाना। आपका छोटे, मतलब अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू में कवर अप कर जाए कुछ भी इनमें से एक पार्ट। अब करे क्या नहीं करे सेकेंडरी है, पहले आपको तो पता ही होना चाहिए ना। ऑल वेल, चलिए जी। अब उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है लोन एंड एडवांसेस का। ठीक है, मैंने इसको टॉपिक था पूरा समराइज करा, लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, गिवन या रिसीव्ड, लोन एडवांसेस दिए हैं या हमें रिसीव हुए हैं। अगर लोन एडवांसेस हमने दिए हैं तो जनरल रूल क्या होता है? वो इन्वेस्टिंग होगा। क्या होगा? वो इन्वेस्टिंग। अगर लोन एडवांसेस हमने किसी से लिया है तो जनरल रूल क्या है? वो क्या होगा? फाइनेंसिंग। क्या होगी हमारी? वो फाइनेंसिंग। बट एक्सेप्शन क्या है इसके? तो लोन एडवांसेस किसी को दिया है अगर हमने, तो जनरल रूल क्या है? वो इन्वेस्टिंग। और लिया है तो क्या है? फाइनेंसिंग। बट एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं इसके, आओ जी। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं इन्होंने, ढंग से पढ़ना। ठीक है, एक, फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस कंपनी लोन एडवांसेस देती है या लेती है, उनके लिए क्या हो गया? ये ऑपरेटिंग। ठीक है, सब्सिडरी को, आप अपनी सब्सिडरी कंपनी को अगर कोई भी लोन एडवांस देते हो तो उसको आप क्या बोलोगे? इन्वेस्टिंग। पर वो जब वो ले रही है उसके लिए क्या हो गया? ये फाइनेंसिंग। उनके लिए भी क्या हो गया? फिर ऑब्वियसली बात है ना, हमारे लिए इन्वेस्टिंग तो उनके लिए क्या हो गया? फिर ये फाइनेंसिंग। मतलब ग्रुप कंपनीज बोल सकते हैं, ग्रुप कंपनी आपस में लोन एडवांस देते हैं, लेते हैं। तो जो दे रहा है उसके लिए क्या हो गया? इन्वेस्टिंग। जो ले रहा है उसके लिए क्या हो गया? फाइनेंसिंग। ये वाली बात याद रहेगी आपको। इंप्लॉई, अगर इंप्लॉई को कोई एडवांस देते हो, ठीक है, अब लोगे तो नहीं ना इंप्लॉई से, क्या एम्प्लॉयर मेरा एडवांस ले रहा है मुझसे, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं कर रखा है इन्होंने। सिर्फ क्या बता रखा है? इंप्लॉई को एडवांस देते हो आप, लोगे नहीं उसे, उसको देते हो तो क्या है? ये ऑपरेटिंग।
याद रहेगा, बस एक छोटे छोटे वर्ड्स है, ढंग से पता होंगे, वहां पे डाउट नहीं होगा अपने ऊपर, सेल्फ डाउट नहीं आने वाला, 1 मिनट में टिक करोगे आंसर बढ़ गया आप आगे। आई बात समझ? सप्लायर सप्लायर एंड कस्टमर्स, इनको अगर आपने दिया तो क्या हो गया ऑपरेटिंग, और गलती से लिया मान लो से फॉर एग्जांपल, तो भी क्या है वो ऑपरेटिंग। सप्लायर एंड कस्टमर क्या क्या हो गया, इनसे एडवांसेस या हो सकता है कभी छोटा मोटा क्रेडिट चले, ये ऑपरेटिंग का पार्ट ही माना गया, क्या पार्ट माना गया ये ऑपरेटिंग का। इन शॉर्ट की स्टोरी बस यही है। ये कहाँ काम करें, क्वेश्चंस में काम नहीं करेंगे, ये कहाँ काम करने वाली है आपके एमसीक्यूज के सारी बातें। और ये हमारा पूरे पूरे एएसपी के पॉइंट जाके रीड करोगे, आज मैं इसका टेक्स्ट भी दूंगा पूरा समराइज करा हुआ है मैंने, वो भी उसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वो बिल्कुल अपने सिंपल लैंग्वेज में, प्लस साथ में ये सब चीजें हो गई। मैं ये समरी है, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं है, सब चीजों को मैंने ऐसे समराइज करा हुआ है आपके साथ, बस आप पढ़ना है आपने। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? लोन एडवांसेस वाला पॉइंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड वाला पॉइंट, ठीक है, हमने पढ़ लिया, बाकी जो बेसिक्स था हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लो, कह रहे हैं जनरली कैश फ्लो नेट बेसिस पे रिपोर्ट नहीं हो सकते। नेट मतलब आप इसको नेट ऑफ करके, लाइक आपने परचेज करा और सेल करा, तो नेट ऑफ करके, जैसे आप एक शॉप पर गए, आपने क्या करा, पुराना मोबाइल दिया, नया मोबाइल ले लिया। ठीक है, तो नया मोबाइल था आपका 25,000 का, पुराना मोबाइल के 5,000 का, नेट कितना पे करा 20 करा, नेट नहीं दिखाओगे आप कैश फ्लो में। न्यू मोबाइल परचेज कितना दिखाओगे 25, पुराना मोबाइल सेल ऑफ ओल्ड मोबाइल कितना हो गया 5, ऐसे करके दिखाओ, नेट ऑफ अलाउड नहीं है। तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कितनी परचेज और सेल हुई एग्जैक्टली? आपको तो लगेगा ना कि जो नया मोबाइल आया वो 20,000 का है, ये लगेगा देखने वाले को, यूजर को, तो यूजर को बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए नेट ऑफ अलाउड नहीं है, जनरल रूल बोला हुआ है। ठीक है, तो जनरल रूल क्या, नॉट अलाउड, ये बात समझ आ गई? तो आपको हमेशा सेग्रीगेट करके दिखाना है परचेज एंड सेल को। ठीक है, एक्सेप्शन दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, वो एक्सेप्शन इन्होंने क्या बोले आपको, कैश रिसीव एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कह रहे कस्टमर के बिहाफ पे कोई रिसीव करके पेमेंट कर रहे हो आप, तो कह रहे उसको नेट ऑफ कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसको नेट ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं इनके पास गया, इन्होंने कुछ मुझे पेमेंट करी 1 लाख रुपए की, आप समझना 1 लाख लिया, पर इन्होंने बोला 1 लाख में से 50,000 ना इनको देने हैं आपने, तो मैंने 1 लाख तो दिए, पर 50,000 इनको दूंगा ना, तो नेट मेरे पास कितना आएगा 50, जो मेरा अपना शेयर था, तो मैं कितना शो करूंगा 50, 1 लाख शो नहीं करूंगा। रिसीव एंड पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है जहां पर किसी और के बिहाफ पे आपने अमाउंट रिसीव करके आगे ट्रांसफर करा है, तो वहां पे नेटिंग ऑफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आया 1 लाख था, पर आगे आपने देना कितना था 50, तो नेट कितना आया आपके पास, आपका कितना आया 50, उस 50 को दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला आपको। आप यहाँ बैठ जाओ या फिर पीछे। ठीक है जी, उसके बाद परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टमेंट कंपनी, बट क्या बोला वर्ड, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने परचेज सेल इन्वेस्टमेंट करी है विद शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी। ठीक है, तो उनके केस में आपने परचेज करके सेल कर रहे हो इमीडिएटली, या सेल करके परचेज कर रहे हो कोई, तो वहां पे नेट ऑफ कर सकते हो, आप वहां पे नेट ऑफ कर सकते हो। 2 जगह का इन्होंने एक्सेप्शन दे रखा है। ठीक है, बस ये याद करके चले जाओ, अपना एमसीक्यू में कवर अप हो सकता है, आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बस ये तो थोड़ा हाई लेवल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बिजनेस परचेज करा, हमने यहाँ परचेज करा, बिजनेस परचेज करा, एग्रीगेट कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम एक्विजिशन एंड डिस्पोजल, कुछ हमने एक्वायर करा, कुछ क्या करा डिस्पोज करा। ठीक है, किससे, सब्सिडरी से, किससे, सब्सिडरी से, शुड नॉट बी नेट ऑफ, वही बात आ गई। वहां पे भी आपको अलग अलग करके दिखाना है आपको, बस इतना सा बोला हुआ इन्होंने इसके अंदर। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं शॉर्ट समराइज करके फिर दोबारा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स किसने परचेज करी, फाइनेंस कंपनी ने, तो क्या होगा उनके लिए ऑपरेटिंग, पर सब्सिडरीज में आपने इन्वेस्टमेंट करी, सॉरी किसी फाइनेंस कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी तो ऑपरेटिंग, पर सब्सिडरी में आपने इन्वेस्टमेंट करी अपनी, तो क्या होगी। ठीक है, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो सब्सिडरी में, क्या कहलाती है वो, इन्वेस्टमेंट का पार्ट, ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, टीडीएस बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, टीडीएस को लेके, इनकम टैक्स तो पता है ऑपरेटिंग में आता है, सबको पता है। टीडीएस रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, तो वो कहाँ आएगा ऑपरेटिंग में, बस अभी इतना याद रखो, मैं क्वेश्चन में इफेक्ट दिखाऊंगा इसका। टीडीएस रिलेटेड टू व्हाट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, कहाँ आएगा वो ऑपरेटिंग में। टीडीएस रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग से कनेक्टेड कुछ है, लाइक आपने रेंट रिसीव करा, रेंट रिसीव किसका पार्ट है,
इन्वेस्टिंग का, और उसके ऊपर कोई टीडीएस है तो कहां पर आएगा वो, इन्वेस्टिंग में ही। आपने इंटरेस्ट पे करा, क्या पे करा आपने, इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट पे करना क्या होता है, फाइनेंसिंग, और उसके ऊपर कोई टीडीएस है तो कहां आएगा आपका वो, फाइनेंसिंग में, कहां आएगा वो, फाइनेंसिंग में। ये वाली बात लिखी हुई है, ये बात समझ आई सबको। फिर समझो, नॉर्मल एक्सपेंसेस और इनकम के ऊपर जो टीडीएस होता है, टैक्स होता है, वो कहां आता है आपका, ऑपरेटिंग में। और कोई भी ऐसा एक्सपेंस या इनकम जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से कनेक्टेड है, उसका जो टीडीएस होगा उसी में रिस्पेक्टिव एड में आएगा, खत्म। याद हो गया। और इनकम टैक्स कहां आता है वैसे भी, ऑपरेटिंग। इनकम टैक्स अलग चीज हो गई, और टीडीएस यहाँ पे अलग कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत। ठीक है, आपने कोई कैपिटल गेन टैक्स पे करा तो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, किसका पार्ट है वो, इन्वेस्टिंग का, कैपिटल गेन टैक्स, कोई दिक्कत नहीं जी। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड सेट्स, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। अच्छा, अब क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, वहीं पे देख रहे हैं लेस ऐड करते हैं ऑपरेटिंग, सॉरी लॉस ऑन सेल, लेस करते हैं क्या, प्रॉफिट ऑन सेल, याद है ये चीज। बट बच्चे सोचते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। भाई वो हमने ऐड लेस क्या कर रहे हैं, हम वहां से रिमूव कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। इसलिए प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एनी असेट्स पूछेंगे किसका पार्ट है, वो इन्वेस्टिंग का, किसका पार्ट है वो, इन्वेस्टिंग का। ध्यान रखना, जनरल रूल जो है हमारा वो यही है इसके साथ। ठीक है, ये मत सोचना कि वो उनको, आप देखो ध्यान दो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स आप इन्वेस्टिंग में देखते ही नहीं हो, याद है, क्योंकि आपको नेट कैश जो आपके पास आता है उसी को रिकॉर्ड कर देते हो आप। ठीक है, और आप उसको हमेशा कहाँ देखते हो, ऑपरेटिंग के साथ, कहाँ देखते हो उसको, ऑपरेटिंग के साथ। बट वो कह रहे हैं वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, हालांकि एडजस्टमेंट होती है ऑपरेटिंग में, पर ऑपरेटिंग से उसको रिमूव कर रहे हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग, वो ऑपरेटिंग ना एक्सपेंस है ना इनकम है, तो उसको वहां से हटा रहे हैं, इसलिए वो किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होता है। समझ आई ये वाली बात। ऐसे इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, ये तो पता ही है। ठीक है, अब फंडामेंटल ऑफ कैश फ्लोस मैंने बता दिया, वो क्या होती है, कैश फ्लो, क्या होती है, कैश फ्लो। कोई पूछेगा कि क्या फंडामेंटल बेस है, अप्रोच है किसकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बोलो कैश फ्लो इज द फंडामेंटल बेस फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट उसमें सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं होती, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके बदले में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका एएस कनेक्टेड बातें। चलो जी, अब आ जाओ, बस बेटा 2 मिनट रुकना, ये आपके कनेक्ट, बाकी सब बच्चे सुनो। एक्सचेंज ऑफ गेन, एक्सचेंज, एक मिनट, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉसेस। अब यहाँ पे आइए जी, हम सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, उस एग्जांपल के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। एफसीएमआई सब बच्चों को पता है क्या होता है, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, याद आया, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स। उसमें एग्जांपल ले लो किसका, ठीक है, एग्जांपल ले लो बैंक्स का, किसका एग्जांपल लोगे आप, बैंक्स का। बैंक बैलेंस, अब क्या होता है, ओपनिंग में जो मेरा बैंक बैलेंस है, ओपनिंग में जो मेरा बैंक बैलेंस है वो कितना है, 10,000 यूएसडी है। ठीक है जी, और उस टाइम का रेट था 80, क्या रेट था हमारा, 80, तो कितना हो गया मेरे बच्चे ये, 8 लाख, 8 लाख ही होगा, आधा को रिप्लेस कर रहा था। अब ईयर एंड में, ठीक है, ये मान लो क्लोजिंग बैंक बैलेंस हमारे पास रिटेन है, और उसमें ये का ये अमाउंट है ऑलरेडी, से फॉर एग्जांपल, मतलब ये अमाउंट खर्च नहीं हुआ हमारा, तो 10,000 है, पर इसका रेट कितना हो गया, 85। हम मान रहे कोई चेंज नहीं हुआ पूरे साल भर, अभी आपको समझाने के लिए कोई चेंज नहीं हुआ, तो कितना हो गया ये, 85 का रेट हो गया सपोज। अब हमारे पास तो कैश पड़ा है डॉलर्स में, कैसे पड़ा है मेरे बच्चे, डॉलर्स में। शुरू में रेट क्या था, 80, तो कितना शो कर रहा था, 8 लाख का बैलेंस, और बैलेंस शीट डेट पर, क्लोजिंग बैलेंस शीट में वही 10,000 डॉलर ही पड़े हमारे पास, बट रेट कितना हो गया, 85, और आप क्या शो कर रहे हो यहाँ पर, 8,50,000। तो लोग सोचते कैश बढ़ गया 50,000, ये कैश बढ़ा, ये कैश बढ़ा ही नहीं। आई बात समझ, ये प्रॉब्लम समझ आई। ठीक है, तो आप जो यहाँ पे ये चेंज दिखा रहे हो, ये चेंज ड्यू टू कैश फ्लो नहीं है, ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है। क्या, ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन की वजह से चेंज हो रहा है ये। लॉजिक क्लियर है कि अभी उन्होंने क्या बोला इसको, हाँ जी, उस चीज को छोड़ देते हैं अभी। अभी हमारे पास सब मान रहे फॉरेन ब्रांच है, वो कन्वर्ट क्यों कराएगी,
फॉरेन ब्रांच का हम क्या दिखा रहे हैं, बैलेंसेस दिखा रहे हैं यहाँ पे अपने। अब ये देखो कह रहे हैं फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स पे क्या होता है, इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे होती है बेटा इसकी, किस पर होती है, ट्रांजैक्शन जो हमारी जो ट्रांजैक्शन डेट है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं उसको रेट पे कन्वर्ट, और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी करते हैं किस पर, क्लोजिंग रेट पर। याद आया चीज। अब प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंस आएगा, वो जो एक्सचेंज लॉस या प्रॉफिट है उसको हम क्या एडजस्ट करते हैं हमेशा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टेड हो रखा है क्या, दैट इज एक्सचेंज लॉस या गेन, एडजस्ट हो रखा है। बट अगेन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो है ही नहीं आपकी, राइट और रॉन्ग। अब ऐसा क्वेश्चन हमारे पास प्रैक्टिकली नहीं है, बट थ्योरी में लिखा हुआ था, मैं थ्योरी कॉन्टेक्स्ट में समझा देता हूँ। तो आया पॉइंट तो आप लिख कर आ जाना भाई, मतलब एमसीक्यू आए तो आप टिक करके आ जाना ठीक से, क्या बोलना चाहता है। बट अबव चेंज इज नॉट कैश फ्लो, कह रहे ये चेंज है, कैश फ्लो तो है ही नहीं है, सिर्फ क्या हुआ, ये तो एक्सचेंज रेट में चेंज हुआ ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिव ऑफ चेंज, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करेंगे एक्सक्लूसिव ऑफ चेंज, इसका मतलब जो गेन और लॉस होगा प्रॉफिट लॉस में उसको हटा देंगे, ये एक तरीके से वापस ऐड बैक, अगर लॉस होगा तो वापस ये करेंगे ऐड बैक करेंगे, ठीक है। एंड सो रिकंसिलेशन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे क्या चाहिए होगी हमें, रिकंसिलेशन, तो वो कहाँ करेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में, कहाँ करेंगे हम, नोट्स टू अकाउंट्स। वो थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं दिखा दूंगा उसके प्रैक्टिकली। ऑल वेल, ठीक है। तो ये था सारे के सारा एएस आपका इस चैप्टर का। तो मुझे लगता है थोड़ी सी नॉलेज गेन हो गई आपकी, टीडीएस वाला पॉइंट हो गया, लोन एडवांसेस वाला पॉइंट हो गया, ये एक्सचेंज गेन वाला पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब आपका जो भी एक्सचेंज लॉस है वो नो फ्लो ऑफ कैश में काउंट होता है, ठीक है, उसको वापस एडजस्ट करना पड़ता है। और उसके बाद क्या होता है, एक रिकंसिलेशन करनी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस के कॉन्टेक्स्ट में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, ओपनिंग, मतलब उसको रीस्टेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा उसको, रीस्टेट। ओपनिंग बैलेंस जो हमारा होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा ओपनिंग रेट के अकॉर्डिंग, बट उसको रिकंसाइल करके हमें करना पड़ेगा, उसको रीस्टेट करना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग, ताकि वो रिकंसाइल हो जाए, क्या हो जाए, रिकंसाइल। तो इसका मतलब इसका इफेक्ट कहाँ आएगा, अगर इफेक्ट पूछोगे, एक तो ऑपरेटिंग में एड बैक हो जाएगा, लॉस है तो, और साथ में हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस के अंदर। कहाँ पे एडजस्ट करेंगे मेरे बच्चे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है जी। तो ये एक्सचेंज लॉस की बात करी, बाकी कुछ कुछ छोटे टीडीएस वाले पॉइंट्स मैंने बता दिए आपको। इंश्योरेंस क्लेम, अच्छा सॉरी, इंश्योरेंस क्लेम स्टॉक का है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अगर इंश्योरेंस क्लेम असेट्स का है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। याद हो गया ये चीज। तो बस ये सारे पॉइंट्स थे कैश फ्लो स्टेटमेंट से कनेक्टेड, ठीक है जी। अब आइए यहाँ पर एक मिनट, हम जल्दी से एक काम करते हैं, वापस जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट थी उस कैश फ्लो स्टेटमेंट को पूरा अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके कनेक्टेड कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आ सकती हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स के प्रोविजन है वो मैं समझा देता हूँ एक बार, ठीक है। आइए, सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, याद होगा, मैं थोड़ा सा इसको रटवा रहा हूँ, रटना भी है थोड़ा साथ साथ, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब एक बात बता दूं मैं आप सबको अच्छे से, आपकी नॉलेज के लिए, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के 2 मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक क्या होता है मेरे बच्चे, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब ये डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ किसके कॉन्टेक्स्ट में होता है, वो सिर्फ होता है आपका क्या, ऑपरेटिंग में। तो डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है और इनडायरेक्ट मेथड भी हो सकता है। इन्वेस्टिंग, सुन लो आपकी नॉलेज कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग डायरेक्ट मेथड से होती है हमेशा, और फाइनेंसिंग भी क्या होती है, डायरेक्ट मेथड से होती है, उनमें इनडायरेक्ट मेथड कुछ है ही नहीं। तो इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करी गई है, सिर्फ ऑपरेटिंग। तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो ऑलवेज एप्लीकेबल है इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के लिए। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमेशा किससे बनती है, डायरेक्ट मेथड से। और ऑपरेटिंग के लिए ऑप्शन होता है, ऑपरेटिंग के लिए क्या होता है हमारे पास, ऑप्शन की डायरेक्ट मेथड लगाओ या इनडायरेक्ट मेथड। ये बात समझ आ गई, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब जनरली जो एग्जाम में कवर अप करते हैं, ये आपकी क्या कवर अप करते हैं, ये आपको दैट इज इनडायरेक्ट मेथड को ज्यादा चेक करते हैं आपका, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझना ढंग से, हमारे पास क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा जनरली, वो नेट प्रॉफिट हमें कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट से। मैं हमेशा ध्यान रखना कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट। बच्चों की तरह एकदम समझना है आपको, ठीक है, रटना है आज क्लास में, बैलेंस शीट से मिलेगा वो नेट प्रॉफिट होता है, एकदम एक्सक्लूसिव, सब कुछ करने के बाद, प्लस नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट भी लेता है, उसका प्रोविजन फॉर टैक्स भी लेस है, उसके अंदर से आपका जनरल रिजर्व भी लेस अगर है तो डिविडेंड भी पेड हो सकता है, डिविडेंड भी पे। तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जाओगे तो वहां पे क्या मिलेगा आपको, नेट प्रॉफिट मिलेगा, और नेट प्रॉफिट जो है एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल, सब कुछ उसमें लेस कर चुके हैं हम,
कुछ भी बचा नहीं है, एकदम लास्ट फाइनल स्टेप का है वो एक तरीके से। डन। तो वो एक रिजर्व एंड सरप्लस वाला पार्ट है। वहां से हमने क्या ले लिया, सबसे पहले हमने पकड़ लिया अपना क्या, डिफरेंस को। क्या पकड़ लिया हमने, डिफरेंस को। ठीक है, वो डिफरेंस जो होता है वो करंट ईयर का प्रॉफिट है, पर अभी प्योर प्रॉफिट नहीं है, वो बोल रहे हैं करंट ईयर क्या है, वो हमारा नेट प्रॉफिट है। डन। अब हमें जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना होता है प्रॉफिट, फर्स्ट स्टेप में वो ध्यान, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दिखाने होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट आया है अभी, वो प्रॉफिट में अभी क्या है, वो नेट प्रॉफिट है, जिसके अंदर से ऑलरेडी जनरल रिजर्व क्या है हमारा लेस हो रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स सब कुछ लेस हो रखे हैं अभी। तो एक वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा टेक्निकली, कहाँ जाना पड़ेगा हमें, एक वर्किंग नोट में। उस वर्किंग नोट में जो हमारे पास बैलेंस शीट से नेट प्रॉफिट मिला है, उसके अंदर एड बैक करो जनरल रिजर्व, अगर है तो आप जाके चेक करोगे जनरल रिजर्व, कहाँ पे चेक करोगे, कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही। तो जनरल रिजर्व है तो उसको ऐड बैक करो। कोई डिविडेंड पेड है, क्या पेड है हमारा, कोई डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कौन सा वाला होता है, प्रीवियस ईयर वाला, ये करंट ईयर इग्नोर करते हैं, और साथ में इंटरिम डिविडेंड, क्या होगा साथ में, इंटरिम। अब इसमें ना एक पॉइंट आता है जो ध्यान देने वाली बात है कभी कभी, ठीक है, जो डिविडेंड्स होंगे ना, वो डिविडेंड्स हमेशा एडजस्टमेंट्स में गिवन होंगे। कहाँ गिवन होंगे मेरे बच्चे, एडजस्टमेंट। पर कभी कभी अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर डिविडेंड पेबल वर्ड लिखा होगा, या अनक्लेम डिविडेंड, क्या वर्ड आएगा, डिविडेंड पेबल या अनक्लेम डिविडेंड। सर उसका क्या करना होगा, उसकी ट्रीटमेंट जो होगी, उसकी ट्रीटमेंट फाइनेंसिंग में होगी। सिर्फ कहाँ होगी उसकी ट्रीटमेंट, फाइनेंसिंग में होगी। कुछ ऐसे आइटम हैं, अब तो तुम सब एक्सपर्ट हो, एकदम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, ठीक है, कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी में नजर आ रहे होंगे, और वो वर्किंग कैपिटल में नहीं आएंगे, क्योंकि अब तुम वर्किंग कैपिटल समझते हो। स्टॉक, डेटर, कैश, ये सब चीज ठीक है, समझ आती है हमें, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है। बट कुछ चीजें ऐसी, क्रेडिटर्स भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, क्या ऑपरेटिंग में आना चाहिए, नहीं। अबे जब इंटरेस्ट इतना पढ़ा रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग का पार्ट ही नहीं है, और क्वेश्चन में करंट लाइबिलिटी के अंदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ गया, तो कैसे ले लिया तूने, अनक्लेम डिविडेंड आ गया करंट लाइबिलिटी में आएगा, कैसे ले लिया आपने ऑपरेटिंग में। आपको ये पढ़ाया गया था हाँ करंट लाइबिलिटी वो डिक्रीज इंक्रीज या रट्टाफिकेशन, नहीं। तो ठीक है रटना है, बट समझना कुछ आइटम्स होंगे वहां पे, जैसे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बैलेंस शीट के अंदर गिवन है अगर, और साथ में क्या होगा, अनक्लेम डिविडेंड क्या होगा, ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। बात समझ आ रही है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट नहीं है। सर किसका पार्ट है, इनको एडजस्टमेंट करेंगे फाइनेंसिंग के अंदर। कहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, अभी मैं उसको एक डेमो से दिखाऊंगा कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। याद आया, घटना एकदम आज क्लास में, पैसे डिविडेंड पेड, और आपका क्या हो गया, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर वाला, वो कहाँ गिवन होगा आपका, एडजस्टमेंट में। कहाँ गिवन होगा, एडजस्टमेंट, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ सकता। ऐसे इंटरेस्ट जो होगा वो भी कहाँ होगा, एडजस्टमेंट मिलेगा, चाहे वो डायरेक्टली दे दे या फिर बोलेगा ड्यूरिंग द ईयर हमने ये इशू करा था, याद है आपको, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है इंटरेस्ट। बट उसके अगेंस्ट कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर करंट लायबिलिटी में, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता। याद रहेगी वाली, वो एडजस्टमेंट कहाँ होती है उनकी, फाइनेंसिंग में। कहाँ एडजस्टमेंट होती है, फाइनेंसिंग में। ऑल इज वेल, वो दिक्कत अभी मैं समझाऊंगा कैसे होती है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, जो हमने ड्यूरिंग द ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करा होगा, मेड प्रोवाइड चार्ज वर्ड होता है इसमें, क्या होता है, मेड प्रोवाइड या चार्ज, जो क्रिएट करा है वो यहां पर आता है, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस क्लेम और इनकम टैक्स रिफंड, दो वर्ड आएंगे, इंश्योरेंस क्लेम और इनकम, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है दोनों, क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इनको भी यहां से क्या करेंगे, ये प्रॉफिट के अंदर क्या हो रखे हैं, दोनों प्रॉफिट के अंदर ऐड, और क्या कर देंगे इसको माइनस। तो ये तीन चीजें क्या होती है जनरली, प्लस, और दोनों क्या होते हैं, माइनस। तो जब जाके क्या बनता है, इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऐसे बोल सकते हैं इसको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है कैश फ्लो के अंदर। कैश फ्लो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, इसका मतलब बाकी जो काम है वो सारा सर कहाँ करना है, वो बाकी काम आपने आप वर्किंग नोट में, कहाँ करना है आपने, वर्किंग। बात समझ आई, कोई दिक्कत। आज पूरा बेस बना के जाओ चैप्टर के, क्वेश्चंस मुझे पता है तुम प्रैक्टिस कर लोगे, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कर लो चैप्टर के एक पॉइंट पर। आप मैं सारे पॉइंट्स क्लास में बोल दूंगा, कोई एक सिंगल पॉइंट भी नहीं रहेगा आपके लिए, बस सुन लो ढंग से बैठकर। डन जी, कोई दिक्कत। तो पहला स्टेप क्लियर है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का। अगर इनडायरेक्ट मेथड से आती है आपके पास तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसको निकालने के लिए बैलेंस शीट के पास जाओगे, अगर बैलेंस शीट गिवन है तो,
अगर मान रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं, सिर्फ क्या गिवन है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रिजर्व सरप्लस में जाओगे, नेट प्रॉफिट का डिफरेंस लोगे, वो डिफरेंस अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं है, उस डिफरेंस में ऐड बैक करने पड़ेंगे, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? एडजस्टमेंट्स। कौन कौन सी एडजस्टमेंट है? 5 एडजस्टमेंट्स है। कौन कौन सी है? 5। एक जनरल रिजर्व सबसे पहला, उसी के ऊपर मिल जाएगा बेचारा। फिर डिविडेंड पेड हो रखा होगा, पर डिविडेंड पेड में कौन सा था? इंटरिम डिविडेंड और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड। करंट ईयर का करते हैं, इग्नोर करते हैं। प्लस डिविडेंड पेड सर ने बताया था, अगर बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है तो वो वाला डिविडेंड जो सर की बात बात कर रहे हैं वो अलग चीज हो गई। वो क्या है? ये एक्चुअली डिविडेंड पेड नहीं है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। ये क्या? डिविडेंड डिक्लेयर्ड है। फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स, ये मिलेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन से। कहां से मिलेगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन से। इसको क्या करेंगे? एड बैक। याद हो गया? ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के पास क्या लेस करेंगे? दो चीजें लेस करेंगे। क्या करेंगे? तो इंश्योरेंस क्लेम और इनकम टैक्स रिफंड। इंश्योरेंस क्लेम और ये दोनों क्या होती हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। दोनों क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्योंकि प्रॉफिट में लेस थे, क्या कर दिया हमने? माइनस। 3 प्लस 2 माइनस। याद कर लिया ऐसे, कोई दिक्कत? अब उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर? हमने यहाँ पर करा, वापस सेकंड पार्ट में आ गए हम। इंटरेस्ट पेड सबसे पहले ऐड बैक करेंगे। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट पेड ऐड करते ही, एग्जांपल दे रहा हूँ, कैसे इंटरेस्ट पेड ऐड करोगे? तो पीबीटी कन्वर्ट हो जाता है पीबीआईटी में, पीबीआईटी में। ठीक है। तो इंटरेस्ट पेड जैसे ऐड बैक हो रहा है तो पीबीआईटी है। अब गलती से भगवान ना करे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है पीबीआईटी दे रखा है ऑलरेडी, फिर वापस इंटरेस्ट पेड ऐड बैक मत करने पे। सर ने सिखाया था इंटरेस्ट पेड सेकंड नंबर पे ऐड करते हैं, और पीबीआईटी ऑलरेडी है तो ऐड बैक नहीं करना। ऊपर सब कुछ ऑलरेडी इसमें से एडजस्टेड, आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं करनी, फिर आगे बढ़ना है। फिर आएगा डेप्रिसिएशन। अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन दे रखा है तो लो वो भी नहीं करना। वैसे होगा नहीं ऐसा, पर फिर भी बता रहा हूँ भाई, गलती से कोई आपकी एमसीक्यू में कहीं पे प्रॉफिट बिफोर डेप है, रट्टा मार के बैठा, सर ने सिखाया था ऑपरेटिंग में ऐड होता है वो। भाई प्रॉफिट बिफोर डेप है तो ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट के डेप इसमें से क्या लेस नहीं है, तो ये लेस ऑलरेडी एड बैक हो गया। क्या? ऑलरेडी एड बैक हो गया, तो हमें और कुछ नहीं करना। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड। और सर ये तो हमने यही देख लिया, ऑपरेटिंग के अंदर आता नहीं, तो ऑपरेटिंग का पार्ट है ना ये? नहीं, किसका पार्ट है ये? इन्वेस्टिंग का। अरे यहाँ पे जब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, सॉरी प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ, तो इसको यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि इसका पार्ट है ही नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग है। क्या ये? नॉन ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग है, कुछ तो होगा उसके। नॉन ऑपरेटिंग लेवल क्या होता है? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? तो ये इन्वेस्टिंग। क्या ये हमारा? इन्वेस्टिंग। अब इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, और साथ में यहाँ पे क्या हो गया? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या हो गया मेरे बच्चे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वो क्या होता है? लॉस होता है। क्या होता है हमारा? एक लॉस। ये प्रीमियम और रिडम्पशन का इफेक्ट एक तो यहाँ आएगा और एक फाइनेंसिंग में आएगा। कहाँ आएगा? एक फाइनेंसिंग में। ध्यान, वो हम देखते हैं बेटा। ठीक है, एक चीज हो गई। अब सुनना मेरी बात। एक ऐसा रिजर्व है, बाकी जनरली सारे रिजर्व जो होते हैं, देखो 3 टाइप के मेजर रिजर्व आएंगे, मैं समझा देता हूँ। एक आएगा जनरल रिजर्व, वहीं पे एडजस्ट हो गया। एक हो कैपिटल रिजर्व। एक क्या हो सकता है? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जनरली होगा प्रॉफिट ऑन सेल के अगेंस्ट। क्या होगा? प्रॉफिट ऑन सेल के अगेंस्ट। मैं आपको कहीं पे अलग से एक पॉइंट और बना के दे देता हूँ अच्छे से, आपकी नॉलेज के लिए। आओ, मैं रिजर्व्स को लेके ज्ञान बढ़ा रहा हूं आपका। 3 टाइप के रिजर्व दिखेंगे आपको मेजरली। एक जनरल रिजर्व, एक क्या होगा मेरे बच्चे? कैपिटल रिजर्व, और थर्ड उसका सिक्योरिटी प्रीमियम, जिसको ये आपको परेशान कर सकता है 3 जगह। ठीक है मेरे बच्चों। जनरल रिजर्व जनरली ऐड होगा ऑपरेटिंग में ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जनरल ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। एक कैपिटल रिजर्व हमेशा होता है किसके अगेंस्ट? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट। बेटा आपके भी यही ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इस पर आएगा आपका। अब सुनना मेरी बात। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट करा, ये लिखा हुआ है लैंड, स्पेशली लैंड को बेचा और प्रॉफिट ऑन सेल हुई, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। क्या होता है वो? कैपिटल प्रॉफिट। वो कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल। आई बात समझ? तो इसका मतलब क्या हो गया? वैसे तो प्रॉफिट था, उसको उसका रूट था टेक्निकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर प्रॉफिट एंड लॉस से वो आता कहां पर? बैलेंस शीट के अंदर। रूट को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। हम डायरेक्टली इसको डाल दिया रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। किसके नाम से? कैपिटल रिजर्व के नाम से। कोई दिक्कत? इसका मतलब प्रॉफिट लॉस तो ऐड ही नहीं हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल जब ऐड ही नहीं हुआ तो लेस क्यों करूं? राइट, जब वो ऐड ही नहीं हुआ तो लेस
क्यों करूंगा? तो इसलिए उसको हम इस बार प्रॉफिट ऑन सेल जो आपका निकल के आएगा लेजर बना के, तो उसको आप एडजस्ट नहीं करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में, पॉइंट नंबर 1। और कैपिटल रिजर्व की भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे, इससे जो निकल के आएगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपका, तो प्रॉफिट ऑन सेल की भी क्या होगी, प्रॉफिट एंड सेल ऐसे बोल सकता हूं, एंड कैपिटल रिजर्व, इनकी क्या होती है, नो ट्रीटमेंट। क्या होती है? नो ट्रीटमेंट। कहां पे? सीएफएस के अंदर। आई बात समझ? प्रॉफिट ऑन सेल को भी कुछ नहीं। वैसे प्रॉफिट ऑन सेल का रूल क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल क्या होता है? ऑपरेटिंग से लेस होता है। बट क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन सेल जो है हमारा, क्या ये प्रॉफिट ऑन सेल क्या है, डायरेक्टली कहां चला गया था? कैपिटल रिजर्व में। और बैलेंस शीट में आपको क्या नजर आ रहा होगा? कैपिटल रिजर्व। तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करनी दोनों में से किसी की भी। ऑल वेल। अब बचा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जर्नली इंक्रीज हो रहा होगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट कैसे होता है बेटा, बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों इंक्रीज हो रहा होगा? इश्यू ऑफ शेयर्स। तो इश्यू ऑफ शेयर्स इसका पार्ट है फाइनेंसिंग का। तो ये फाइनेंसिंग में आता है, ये वाला। ये रिजर्व कहां आता है? फाइनेंसिंग में। आई बात समझ? तो इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, मान लो 1 लाख से 2 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 लाख से 1.5 लाख का 50,000 जो इंक्रीज हुआ वो ऑपरेटिंग में नहीं आएगा। क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या होंगे? इश्यू ऑफ शेयर्स। आई बात समझ? तो 3 चीजें आ सकती, तीनों मैंने बता दिया। कोई दिक्कत? याद रहेगा ये वाला पॉइंट? ठीक है, आज एक्सक्लूसिवली हम सारे पॉइंट्स कवर अप कर लेंगे यहाँ पे बेटा। अब नेक्स्ट सुनो मेरी बात। ठीक है, हम यहां तक आ गए अच्छे से। ठीक है, इंटेंजिबल। अब उसका रेंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये आरआईडी होगा, गलती से रह गया। आरआईडी, रेंट इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, क्या होता है मेरे बच्चे? ये माइनस। और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, ये भी क्या होता है आपका? माइनस। बस इसके लिए मैंने सब्जेक्ट टू लगा दिया। हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं? इट इज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी, ये अज्यूम कर रहे हैं, तभी यहां से माइनस होगा। अगर ये गेन ऑन सेल अगर ट्रांसफर हुआ है कहां पे? कैपिटल रिजर्व में, तो यहां से माइनस नहीं होगा, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी। याद हो गया? बढ़िया से एकदम। चलो जी, अब आ जाओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये बात समझ आती है? ठीक है, तो यहां तक हम यहां तक पहुंच गए सब कुछ करने के बाद। ये अभी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट रह गई, पर वर्किंग कैपिटल को लेकर मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दे दी भाई। सब कुछ आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश नहीं आता, हमें पता है वो नीचे जाएगा, पर स्टॉक, डेटर्स, ये सब चीजें जो कनेक्टेड है किससे? गुड्स से, डे टू डे एक्टिविटी से। कोई नॉर्मल आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो यहाँ पर आएगी, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पर आएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बट कोई कोई आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कोई आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, वो यहाँ पे एडजस्ट होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर से लेस होकर दिख रहा होता है आपको, नेट ऑफ करके नहीं कर देना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऊपर एडजस्ट होगा अलग से, और डेटर्स का इंक्रीज डिक्रीज अलग से लेंगे हम वर्किंग कैपिटल में। याद आई ये वाली बात? कोई दिक्कत? अब कौन कौन से आउटस्टैंडिंग्स यहाँ पर एडजस्ट नहीं होंगे वर्किंग कैपिटल में? एक तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और क्या हो गया आपका? डिविडेंड, अनक्लेम डिविडेंड। क्या बोलते हैं? अनक्लेम डिविडेंड, या आउटस्टैंडिंग डिविडेंड, डिविडेंड पेबल। देखो आपने तो पढ़ा था डिविडेंड जो बैलेंस शीट में नहीं आता, वो कौन सा जो डिक्लेयर हुआ वो नहीं आता, पर जिस जो मैंने डिक्लेयर करा है उसके बाद जो मैं पे करने गया, तो पेमेंट के टाइम पे वो शेयर होल्डर ले नहीं रहे अभी। मतलब मेरे को मान लो 10 लाख का डिविडेंड दे रहे, 9 लाख का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 1 लाख का डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा, तो अनक्लेम्ड है वो। हम देना चाहते हैं पर ले, देखो मैंने क्या बोला, इसको आउटस्टैंडिंग डिविडेंड वर्ड यूज नहीं करते, याद है? बताया था मैं चीज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या? हम दे नहीं पा रहे हैं। अनक्लेम का मतलब देना चाहते, सामने ले नहीं रहा, तो हम दे नहीं पा रहे हैं तो हमारी गुडविल खराब होगी। समझ रहे हो? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मतलब मैं दे नहीं पाया अभी तक, मेरी दिक्कत है। और मैं क्या बोल रहा हूं? दैट इज अनक्लेम्ड है, वो भी आउटस्टैंडिंग ही, पर क्या बोला वर्ड मैंने? अनक्लेम्ड। मतलब मैं देना चाहता हूँ, सामने वाला मिल ही नहीं रहा। 7 साल तक वेट करना होता है, याद है? 7 साल तक वेट करना है, वरना हम कहाँ दे देंगे? सेबी को दे देंगे पैसा, वो वाला अपने पास रख सकते हो पैसा। याद आया कुछ कुछ? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए जी। बेटा मान लो उसका बैंक अकाउंट इनकरेक्ट है या कोई XYZ रीजन, अपने को क्या करना है ना, अभी अपने को सिंपल है ना। ठीक है, आज कोई ज्ञान की बात नहीं है। ठीक है, सुन लो यहाँ पर,
ठीक है, तो यहाँ पे अनक्लेम डिविडेंड अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है बैलेंस शीट में और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, दोनों की दोनों कहाँ नहीं आएंगे, ऑपरेटिंग यहाँ पर नहीं आ सकते। कैश तो वैसे भी नहीं आता, पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, मतलब वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, इंश्योरेंस, प्रीपेड, वो सारे ही पे आएंगे वर्किंग कैपिटल में। आप समझ रहे हो, वो एडजस्टमेंट नॉर्मल तरीके से होगी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं है, वो क्या है उसके लिए अलग से मैंने पूरा चार्ट बना रखा है कैसे करना है। ठीक है जी, अब आ जाओ जी। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने आपको, यहाँ पे तो आपको पता ही ये चीज कोई सिंपल, डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये हम क्या करते हैं प्लस माइनस करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है। बस यहाँ पर जो एक बात लिखने वाली थी वो मैं लिख देता हूँ आपका, ठीक है। यहाँ से हम एक्सक्लूड करते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चे, एक्सक्लूड करते हैं, किसको एक्सक्लूड करते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और क्या है, अनक्लेम्ड डिविडेंड। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और अनक्लेम डिविडेंड, इनकी ट्रीटमेंट कहाँ होती है, फाइनेंसिंग में। कहाँ होती है, फाइनेंसिंग में। ठीक है एकदम, ये जनरल ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है ही नहीं सब चीजें। ठीक है जी, चलो जी, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। टैक्स पेड आएगा नेट ऑफ रिफंड। टैक्स पेड क्या आएगा, हो सकता है प्रोविजन फॉर टैक्स का आपने अकाउंट बनाया, जो टैक्स पेबल करा और फिर आईटीआर हुआ, वो यहाँ से नेट करके दिखाते हैं, वो नेट ऑफ रिफंड है। अब देखो ये क्या है, वो नेट ऑफ रिफंड है। आई बात समझ, जनरली नेट ऑफ अलाउड नहीं है, जहां जहां पे वो बताते हैं आपको नेट ऑफ रिफंड करके आएगा ये। उसके बाद अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम है तो उसको नीचे सबसे लास्ट में ऐड बैक करेंगे। अब कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर इंश्योरेंस क्लेम पहले ऊपर आपने ये करा माइनस करा, पीछे कर रहे हो प्लस कर रहे हो, तो सर रीजन है उसका बहुत बड़ा, हमें क्या देना होता है, सेपरेट डिस्क्लोजर देने होते, बताना होता है कि जो ऑपरेटिंग में पैसा आया है, इस पैसे में कोई आपका एबनॉर्मल पैसा भी है, कोई क्या है हमारे पास, तो हम ऐसे माइनस करके प्लस करते हैं या नीचे अलग से दिखाते हैं यहाँ पर, तो एक बेसिकली हम बता रहे हैं कि देखो ऑपरेटिंग से वैसे तो इतना है, हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव कर दिया, अच्छा ये पैसा जो इंश्योरेंस क्लेम को छोटा मोटा अमाउंट नहीं होगा ना, पक्की बात है, सिग्निफिकेंट अमाउंट होगा, क्या होगा वो, सिग्निफिकेंट, तो उसका तो प्रेजेंटेशन बनती है यार। अब इंश्योरेंस क्लेम किसके लिए मिला सर, अब मेरा स्टॉक के लिए या कोई ऑपरेटिंग एक्टिविटी कनेक्टेड, तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर ये इंश्योरेंस क्लेम कहाँ पे आता, असेट्स का, किसका आता, असेट्स का। असेट्स का मतलब क्या हो गया, फिक्स एसेट्स वगैरह, मशीन वगैरह, तो कहाँ जाएगा वो, इन्वेस्टिंग में। कहाँ जाएगा वो, इन्वेस्टिंग में। याद हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला, ये सिंपल है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आप देख लो, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, वर्ड आएगा सेल एंड परचेज, यहाँ पर आ गया, माइनस परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेंट रिसीव इंटरेस्ट, ये तो आपको पता है, ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट मेथड से बन रहा है। क्या बन रहा है ये, डायरेक्ट। ऐसी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन्होंने क्या बोला, इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन टेकन, यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग का पार्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट किसका पार्ट है, फाइनेंसिंग का। माइनस रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन्स वगैरह सारा माइनस हो जाएगा। डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ठीक है, ये आपका होगा। और यहाँ पे कुछ मैंने लिखा हुआ है, ये अभी आपको मैं समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। डिविडेंड पेबल वही प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इसकी पूरी एडजस्टमेंट दिखाता हूँ मैं आपको 2 मिनट में। आई बात समझ, तो ये चीज। उसके बाद नेट कैश इनफ्लो आता है। नेट कैश इनफ्लो में ओपनिंग कैश एंड कैश इनफ्लो, और इसके अंदर रिकंसिलेशन होती है फॉरेन एक्सचेंज वाली। यहाँ पे क्या होती है आपकी, रिकंसिलेशन होती है किसकी, वो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस जो बताया था ना मैंने, यहाँ पर होती है। तो दिक्कत, तो उसका एक अलग से सेपरेट डिस्क्लोजर है, याद रहेगा ये वाली बात। फॉरेन एक्सचेंज बताया था मैंने, जो ओपनिंग कैश है वो ऑटोमेटिक लास्ट में आके क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, सिर्फ किसकी वजह से, कितना बोला, 10,000, एज्यूम कर रहे हैं 10,000 इंटू 80 था, है ना, कितना हो गया, 8 लाख। और यहाँ पे मान लो को चेंज ही नहीं हुआ, 10,000 इंटू 85, कितना हो गया आपका, 8,50,000। अच्छा, अब नॉर्मल इंसान है क्या दिखाएगा, 50,000 का इनफ्लो हो गया जी, 50,000 का इनफ्लो हो गया। क्या एक्चुअल में इनफ्लो हुआ, नहीं हुआ, तो गलत हो जाएगा ना, इनफ्लो तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको रीस्टेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फॉरेन एक्सचेंज जो भी आपका गेन है उसको यहाँ पे एडजस्ट करके क्या करेंगे, 50,000 यहाँ दिखाएंगे, ताकि क्या बन जाए, 8,50,000 बन जाए। लो मैंने बता दिया, क्या बन जाए, 8,50,000। इसका मतलब फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस, इसके ऊपर छोटा क्वेश्चन आता है एग्जाम 5 मार्क्स का, मतलब ये करके दिखाना होता है रिकंसिलेशन। याद हो गया,
कोई दिक्कत? तो बस यहीं पे रिकंसाइल करेंगे, ठीक है। और जो गेन होगा, ठीक है, ऊपर से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? ये क्या एबनॉर्मल है एक तरीके से, क्या एक एबनॉर्मल, क्या करेंगे? ऊपर से माइनस कर देंगे। ऑल वेल, ठीक है। तो ये बातें थी जो मैंने आपको डिस्कस करनी थी, ठीक है। एक छोटी सी 3 एडजस्टमेंट्स हैं, वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाएंगे। अब डिविडेंड वाला पॉइंट पहले समझते हैं। इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज प्रीवियस ईयर डिविडेंड एंड करंट ईयर डिविडेंड, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। प्रीवियस ईयर को ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग से लेस करते हैं फाइनेंसिंग में। इंटरिम डिविडेंड ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग में लेस करते हैं फाइनेंसिंग से। अब फाइनेंसिंग से ऑपरेटिंग में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ हमारा 1 लाख रुपए का, कितना हुआ? 1 लाख का। ऑपरेटिंग में ऐड बैक कितना होगा? 1 लाख ही होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल समझा भी देता हूँ। कितना ऐड होगा? 1 लाख। कितना ऐड होगा? 1 लाख, ठीक है। डन। एक ही कर लेते हैं दोनों में से, इसको इंटरिम को छोड़ देते हैं अभी। 1 लाख ऐड बैक हो गया, ठीक है। अब क्या, इफ अनक्लेम डिविडेंड या डिविडेंड पेबल गिवन इन दी बैलेंस शीट, तो क्या करेंगे, तो समझना है। अब ये भी समझना क्या वाली बात है कि भाई वो कहाँ गिवन है? करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में। मैं बोल दूं अनक्लेम डिविडेंड प्लस करेंगे, तुम रट लोगे प्लस करेंगे। मैं बोलूंगा माइनस तो करोगे तो माइनस। टेक्निकली अगर सब कुछ ठीक होता, ये अनक्लेम का पंगा नहीं होता, तो 1 लाख ऊपर ऐड होके 1 लाख नीचे क्या होता? लेस होता। नीचे का मतलब क्या हो गया? फाइनेंसिंग में क्या होता? माइनस होता। बात समझ आ रही है? पर ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब 1 लाख रुपए का डिविडेंड है इस साल का, और यहाँ नजर क्या आ रहा है मुझे? मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है 20,000 नजर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में। और इस साल में क्या हो रहा है? वो जीरो हो गया। क्या हो गया? वो जीरो। कहाँ गए 20,000? गायब कहाँ हो गए? पेड करे होंगे। 1 लाख वो पे करा, 20,000 ये पे करा, टोटल पेमेंट कितनी हो गई फाइनेंसिंग के अंदर? यहाँ पर तो ऊपर कितना आएगा? 1 लाख की, पर यहाँ पे कितना आने वाला है? 20। तो मतलब आउटस्टैंडिंग डिविडेंड ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, वर्किंग कैपिटल में नहीं आएगा, वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। पहले बताओ, समझ आई? कोई दिक्कत? ऐसे ही मान लो ये डिविडेंड पेबल नजर आ रहा है आपको कहां पर? करंट ईयर में। ओ, प्रीवियस ईयर में तो कुछ है ही नहीं, नजर कहाँ आ रहा है? करंट ईयर में। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर में कुछ था ही नहीं, इस साल उल्टा इंक्रीज हो गई लाइबिलिटी। तो इसका मतलब 1 लाख हम देना चाहते थे, उसमें 20,000 पे नहीं कर पाए, तो ऊपर तो 1 लाख ही आएगा, ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ट्रीटमेंट है। पर नीचे अभी क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा? ये माइनस। अब क्या हो गया? 80। तो इसलिए मैंने ऊपर जो ट्रीटमेंट दी, जो मैंने सिखाया यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ था, ऐड करेंगे यहाँ पे डिविडेंड पेड में ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर वाला, लेस करेंगे करंट ईयर वाला। ऐसे याद कर चले जाओगे तो वहां पे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। ऑल वेल। अब हो सकता है कोई बच्चा बोले सर दोनों में गिवन है। हाँ जी, यहाँ पे गिवन है 10 और यहाँ कितना हो गया? 20। बोल बेटा। एक अगर यहाँ पे अब नीचे प्लेस करना, अगर ऊपर में ही करते थे, जैसे हम वर्किंग कैपिटल को रीड बस प्रेजेंटेशन का क्या फिर इससे गुस्सा निकालना है इसके ऊपर। मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ भाई, वो ऑपरेटिंग का पार्ट ही नहीं है, डिविडेंड इज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। वो क्या प्रेजेंटेशन का फर्क पड़ेगा? बात प्रेजेंटेशन की नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है एकदम। आप सोच के देखना, क्या वो गुड से कनेक्टेड कुछ आइटम है? फाइनेंसिंग से कनेक्टेड आइटम है बेटा। इसको आना ही कहाँ पे? फाइनेंसिंग के पढ़ाना था। चाहे वो करंट लाइबिलिटी के अंदर है, उल्टा ऊपर में नहीं आ सकता। आगे तो पाप है, पाप मत कराइए वो गलती से भी। बाकी सारे भाई बाकी सारे कौन से है? आउटस्टैंडिंग सैलरी बोली मैंने। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट है ना। पर डिविडेंड ऑपरेटिंग का पार्ट था, इंटरेस्ट ऑपरेटिंग का पार्ट था। लॉस ऑन सेल पे कहाँ पहुंच गया? तो नहीं, हाँ, तो वो भी आता है मैं बोल रहा हूँ ना, इसी में ऐड बैक करके ये भी ऐड बैक भाई मैं आज एक, भाई तुम्हारा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गया तुम्हें तो। लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल नजर तो आता है कहाँ पे? ऑपरेटिंग में, पर वो किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग। ये सिखाया था मैंने, याद तुम्हें तो, उनको समझ आ गया भाई। चलो जी, यहां तक समझ आ गया बाकी सबको? तो डिविडेंड पेड अगर यहाँ पे होता आपका 10K भी, सुनो, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या सिखाया हुआ है? मैंने यही तो सिखाया हुआ है। प्रीवियस ईयर वाला क्या होता है आपका? प्लस, और करंट ईयर वाला क्या होता है? माइनस। बस इसको प्लस करते, इसको करते माइनस करते, बस ऐसे करके फिर वो आपका पेड निकल जाता। क्या निकल जाता? पेड।
याद रहेगा। ये मैंने आपको सिखा दिया, मतलब मैं वो चीज सिखा रहा हूँ जो वर्स्ट क्या हो सकता है, वो क्या आपके साथ परेशान कर सकता है मैक्सिमम लेवल पे, या फिर छोटा सा क्वेश्चन बना देगा एक एमसीक्यू टाइप और उसमें दे देगा ये चीजें। तो बताओ कितना पेड हुआ, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड निकलवा लेगा आपसे वो। तो करना वही है, आपको ध्यान रखना है। पर ओपनिंग क्लोजिंग डिविडेंड पेबल आ गया, ओपनिंग क्लोजिंग डिविडेंड आ गया, ठीक है। तो उसको ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल के साथ नहीं लेना, उसको कहाँ लेके जाना है हमने, फाइनेंसिंग में एडजस्ट करना है। ऐसी सेम कॉपी पेस्ट ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, किसकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की भी सेम। इंटरेस्ट पेबल नजर आ गया करंट लायबिलिटी के अंदर, तो ऑपरेटिंग में एडजस्ट, वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट नहीं होगा, वो कहा जाएगा फाइनेंसिंग में। अगर करंट ईयर वाला है तो माइनस हो जाएगा, प्रीवियस ईयर वाला है तो प्लस हो जाएगा, और दोनों है तो दोनों जो बता दिए मैंने, प्रीवियस ईयर वाला प्लस होता है और करंट ईयर वाला क्या होता है, माइनस होता है। फिर नेट पेड निकल जाता है, क्या निकल जाता है, नेट पेड। याद रहेगी ये वाली बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो बस भाई इतनी सी बात थी। और लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, ऑपरेटिंग में हम क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि लॉस ऑन सेल प्रॉफिट से लेस हो रखा है, तो वहां पे एड बैक करना मतलब क्या हो रहा है कि इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसी प्रॉफिट ऑन सेल क्या हो रखा है, जर्नली, जर्नली क्या हो रखा है, प्रॉफिट में ऐड हो रखा है, जब माइनस कर रहा हूं मतलब वहां से हटा रहा हूं, पर वो किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग का। उनको भी समझ आया है, पक्की बात है, मुझे भी आना चाहिए। ये बात समझ आई है ना, ठीक है। एक एडजस्टमेंट खत्म बस, अब आ जाओ छोटी सी एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ क्वेश्चन में इस तरीके से शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो करंट ईयर वाले को मानते हैं मेड, क्या मानते हैं हम, मेड। तो इसको ऐड करते हैं ऑपरेटिंग में ही टॉप पर। और जो प्रीवियस ईयर वाला होता है वो क्या होता है मेरे बच्चे, पेड, वो कैश जनरेटेड के बाद लेस होता है, बस प्रीवियस ईयर वाला इतना ही करना होता है, ठीक है। हम अजम्पशन है हमारी, करंट ईयर वाला इस साल के प्रॉफिट से लेस हुआ होगा पर पेमेंट नहीं हुई, एड बैक कर दो। पेमेंट किसकी हुई है, प्रीवियस ईयर वाले, किसकी हुई है, प्रीवियस ईयर, ठीक है जी। अगर साथ में ये दे रखा है, साथ में टैक्स पेड गिवन, नीचे क्या वर्ड गिवन है, टैक्स पेड, तो एक अकाउंट बनाते हैं हम जल्दी से छोटा सा। ये आ गया ओपनिंग, ये आ गया क्लोजिंग, ये आ गया पेड टू कैश, क्या आ गया, टू कैश, और टू कैश आ गया, ये लेस होगा कैश जनरेटेड से, ये बाय प्रॉफिट लॉस क्या होगा, ऐड होगा, बैलेंसिंग फिगर है। ऐसी केस 3 आया था जल्दी से आपको, वहां पे वर्ड है टैक्स मेड प्रोवाइड या चार्ज वर्ड लिखा है, मेड प्रोवाइड या चार्ज, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ये कितना है, 70, कितना है मेरे बच्चे, 70, और बैलेंसिंग फिगर बचेगी टू कैश। हालांकि ट्रीटमेंट वही है, इसको ऐड करना है ऑपरेटिंग में, इसको लेस करना है कैश जनरेट, ट्रीटमेंट वही है, बस आपको समझना है दोनों में से एक चीज गिवन होती है, और कुछ भी गिवन नहीं है तो मैंने ट्रीटमेंट बता दी। 3 केस आते हैं इसके प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई दिक्कत, समझ आ गई वाली बात, ठीक है। तो ये चीज होगा, ये 99% केस चांस है यही आएगा, ऐसा कुछ इनमें से आएगा भी जरूर। देख, ये होती है ऑपरेटिंग से कनेक्टेड एडजस्टमेंट, ये होती है डिविडेंड से कनेक्टेड मतलब फाइनेंसिंग से, और अब आएगी आपकी असेट से कनेक्टेड, ये सबसे क्रिटिकल होती है। आज मैं एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ढंग से सुनना मेरी बात को एकदम, ठीक है। लैंड और इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 6 लाख हो गया, तुम क्या मानते हैं, परचेस। लैंड या इन्वेस्टमेंट 6 लाख से 5 लाख हो गया, कम हो गया, पर क्या मानेंगे, सेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ नहीं लगता, क्या लगता, डेप्थ। लैंड इन्वेस्टमेंट 6 लाख से 3 लाख, तब भी क्या है, सेल, बस इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट राइट्स, ये सब चीजें, ये 4 लाख से 6 लाख हुई, तो क्या होगा, परचेस, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं ज्यूम कर रहा हूँ। और 6 लाख से 5 लाख हो गया तो क्या, डेप्रिसिएशन। देखो ऊपर हमने डेप नहीं माना था, ऊपर क्या माना था हमने, सेल, पर ये डेप्रिशिएबल एसेट्स है, तो छोटा थोड़ा डिक्रीज हुआ है तो उसको हम डेप बोलते हैं, पर इतना ज्यादा डिक्रीज हो गया तो डेप थोड़ी हो सकता है, कॉमन सेंस, ये क्या है, सेल। आई बात समझ, ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, 50% डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, ये सेल। अगर कुछ डेप कितना होगा, 10%, हद मार के 20% तक ये होगा, आप खुद भी जज करोगे, वहां पर जजमेंट आपकी भी होनी चाहिए, और कहीं पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है नोट देकर आ जाओ आप। अज्यूमिंग दैट जो एबनॉर्मली डिक्रीज हो रहा है इसको हम क्या मान रहे हैं, सेल मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, डेप नहीं हो सकता हमारे अकाउंट, ठीक है। जल्दी से आओ ये इंपॉर्टेंट है। मशीन दे रखी होगी, मशीन कॉस्टिंग ₹1,00,000, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप कितना है, 50,000, सेल कितने में करी, सोल्ड फॉर 30K। अब आ जाओ, ओरिजिनल कॉस्ट 1,00,000, एक्यूमुलेटेड डेप यहाँ से लेस करेंगे 50, पर एक्यूमुलेटेड डेप कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आता, वो पास्ट ईयर का डेप है, क्या है वो आज तक का एक्यूमुलेटेड है, क्या आज तक का एक्यूमुलेटेड डेप है, और इसी को कभी कभी मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं मार्केट में, यही इन्वेस्ट होता है,
लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे हम, ठीक है। इसको फेमसली बोलते थे पहले हम सिंकिंग फंड। क्या बोलते थे हम? सिंकिंग फंड। आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद ये मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। 5 साल बाद 1 लाख रुपए चाहिए, तो आज 5 डिवाइड बाय 5 करके 20,000 कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा, मुझे डिस्काउंटिंग करके निकालना पड़ेगा। याद आया? ठीक है, तो वो चीज है। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। 1 लाख तो यहाँ दिख रही है, कभी कभी 1000 करोड़ की मशीनरी है, 100 करोड़ की मशीन, ऐसी मशीन होती हैं, तो उनके लिए इतना पैसा इकट्ठा करना शुरू से ही हम स्टार्ट कर देते हैं, और हम इस तरीके से कुछ अपने इंश्योरेंस प्लान ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर एक्यूमुलेट डेप्थ। ये वही होता है आपका प्रोविजन। क्या होता है हमारा ये प्रोविजन? 1 लाख माइनस 50 तो कितना बच गया? 50,000। और सेल कितने में करा इसको? 30 में, तो लॉस ऑन सेल कितना हो गया? 20 की। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब आप ढंग से समझोगे मेरी बात को। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना दिखा रहे हो? 30। और दिल से पूछो अपने, मशीन कितने की थी? 30 की थी। मशीन तो 50 की थी। मशीन तो कितने की थी? टेक्निकली सेल ऑफ मशीन कितना हुआ? 50 हुआ है। तुम झूठ लिखते हो वहां पर। क्यों झूठ लिखते हो पता है? क्योंकि आप क्या कर रहे हो टेक्निकली, अब कर क्या रहे हो जो आपको दिख नहीं रहा? आप लिख रहे हो सेल ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मशीन या सेल ऑफ मशीन 50 है। आउटफ्लो ऑफ मशीन का कितना हो? कैश का छोड़ दो, आउटफ्लो ऑफ मशीन का कितना हुआ? 50 का हुआ ना। मेरी बुक्स की मशीन 50 की गई, पर उसको सेल करते वक्त मुझे लॉस हो गया। क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ? 30 का। तो इस लॉस को मैं ऐड करता हूँ ऑपरेटिंग में और लेस करता हूँ इन्वेस्टिंग से। टेक्निकली ये हो रहा होता है, ऐड करता हूँ ऑपरेटिंग में और लेस करता हूँ फाइनेंसिंग में। फिर यहाँ से 20 वो लेस होता है, तब जाके बचता है क्या? 30। और 30 से गिवन होता है, इसलिए वो आपको बताता नहीं है। मेरी बातें समझ आई? आउटफ्लो ऑफ मशीन कितना हो रहा है? इन्वेस्टमेंट कितने की गई? इन्वेस्टमेंट 50 की गई, पर कितने में गई? फर्क है ना। ठीक है, वो इतने में गई, तो वो लॉस को यहाँ से लेस करा। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल होता है, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं इसमें हम? ऑपरेटिंग से लेस करके इन्वेस्टिंग में ऐड हो रहा है, पर हम दिखाते क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्या हो रहा है, नेट ऑफ करके सेल वैल्यू गिवन होती है। सेल वैल्यू गिवन होती है। राइट और रॉन्ग? समझ आई ये वाली बात? असेट जो सेल हो रहा है वो 30,000 का सेल हो रहा है, पर 30,000 का है नहीं वो। 30,000 में हम सेल कर रहे हैं, वो सोल्ड फॉर 30 है, बट बुक वैल्यू 30 नहीं है। लोकल तो कितनी 50 है ना उसकी। असेट बुक से कितने 50 गया, पर इनफ्लो कितना है? सिर्फ 30 है। तो टेक्निकली पूछोगे लॉस ऑन सेल की ट्रीटमेंट क्या है, उनको ऐड करेंगे ऑपरेटिंग में, लेस करेंगे इन्वेस्टिंग से। अगर मैं ऐसे बोल दूंगा तो आप डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे उस चीज कि वो इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है लॉस ऑन सेल। तो याद हो गया सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो। ये जो प्रेडिक्ट कर रहा है ठीक तो नहीं कर रहा ना? किसने बोला किसी को समझ नहीं आया सर? बस पूछ नहीं रहे नलायक। ये 4 लाख और ये कितना आ गया? 6 लाख। ठीक है, सिर्फ यहाँ मशीन अकाउंट बन रहा है। क्या बन रहा है? मशीन। कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, ये मशीन जो बन रहा है डब्ल्यूडीवी बन रहा है। अच्छा, अब बच्चा बोलते थे डब्ल्यूडीवी मेथड है। अभी डब्ल्यूडीवी बोल रहा हूँ मैं, डब्ल्यूडीवी मेथड नहीं बोल रहा हूँ। मतलब ये मशीन वो मशीन अकाउंट इसके ऑलरेडी मशीन में से डेप्थ ऑलरेडी लेस है। अब चाहे डब्ल्यूडीवी से हो या एसएम से, हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब नहीं है। यहाँ पे मशीन जो है डब्ल्यूडीवी पर है। डब्ल्यूडीवी का मतलब वैल्यू आफ्टर डेप्रिशिएशन, वैल्यू आफ्टर 4 लाख और 6 लाख। ये डब्ल्यूडीवी वैल्यू है इसकी। क्या है इसकी? तो इसलिए सिर्फ हमने क्या लेस करा? कैश। और क्या लेस करा हमने? लॉस। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर क्या बचेगा? 2 कैश। हाँ, कभी मान लो आपको परचेज भी गिवन है, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर बच सकता है डेप्रिशिएशन। एक्यूमुलेट डेप्थ नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर, बड़े डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर, करंट ईयर डेप्थ। ये बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ उल्टा यार, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक फिगर और आ सकती है, बाय डेप्रिशिएशन। ये भी आ सकता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये करंट ईयर वाला होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए मेरे बच्चे? आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, करंट ईयर वाला डेप्थ। तो डेप्थ मशीन अकाउंट में 3 मूवमेंट्स होती हैं, परचेज, सेल और डेप्रिसिएशन। फोर्थ की मूवमेंट ही नहीं है उसके पास। परचेज, सेल और, आई बात समझ? ठीक है, ठीक, करंट ईयर वाला डेप्थ होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, एक मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ, या रेक्टाफिकेशन है जो मर्जी है। जो लेजर अकाउंट से चीजें हम उठाकर पिक करके कैश फ्लो में डालते हैं, जो क्रेडिट साइड वाले आइटम्स होते हैं ना, वो प्लस होते हैं हमेशा, और डेबिट वाले हमेशा क्या होते हैं? माइनस। बाय कैश ऐड कहाँ होगा? इन्वेस्टिंग में। बाय लॉस कहाँ पे ऐड होगा? ऑपरेटिंग में। दे रखा है बेटा, ऑपरेटिंग में। बाय डेप कहाँ ऐड होगा? ऑपरेटिंग में। टू कैश कहाँ से लेस होगा? इन्वेस्टिंग से। डेबिट साइड वाले आइटम हमेशा क्या होते हैं? माइनस। क्रेडिट साइड हमेशा क्या होते हैं? प्लस।
सर विश्वास दिलवा दो एक बार और। ये देखो अभी आपने यहाँ पे क्या करा था, ये अकाउंट बनाया था, ये क्रेडिट साइड वाला क्या हुआ था प्लस, ये क्या हुआ था। अब कहाँ होगा वो आपकी कॉल होती है, पता होना चाहिए आपको। अब ट्राई कर लेना, हमेशा ध्यान रखने वाली बात ये हो गया। अब आ गया ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। इस पर कभी कभी आपका अकेला क्वेश्चन भी गलती से ऐसे चेक करने के लिए कर सकते हैं, होगा नहीं वैसे, ठीक है। मशीन अकाउंट 6 लाख का और 9 लाख का है, और एक्यूमुलेट डेप्थ देखा अलग से 2 लाख और 3 लाख, जो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में मशीन और उसका आपका जो एक्यूमुलेट डेप्थ है अलग से मेंटेन होता है। ये दोनों, अब यहाँ पे मशीन क्या ओरिजिनल कॉस्ट पर है, किस पर है, अल्टीमेट 4 लाख और 6 लाख ही आ रहा है। देखो ऊपर भी यही था, कितना आ रहा था 4 लाख और 6 लाख, बट उसमें पहले बताया इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, इसमें एक्यूमुलेट डेप्थ कितना है। तो यहाँ से हम क्या जज कर लेते हैं कि मशीन की कितनी लाइफ ओवर हो चुकी है। 6 लाख की मशीन पे आज तक डेप्थ लग गया 2 लाख आज तक, तो मतलब 1/3 लाइफ गई, जजमेंट हो गई। अगर वहां 4 लाख देखिए क्या नजर आ रहा है, वो देखो जैसे 25,000 का मोबाइल आपने लिया और 5,000 रुपए कैशबैक मिल गया, सॉरी वो एडजस्टमेंट हो गई आपकी, तो 20,000 पे करे। अगर 20,000 डायरेक्टली लिख दूं, मोबाइल लिया आपने, मुझे समझ नहीं आएगा ना कितना मोबाइल आया कितना गया, तो दोनों डिस्पोजल और एक्यूज अलग अलग शो करना, नेट ऑफ नहीं करते। ऐसे ही यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि जितना हम अलग से शो करेंगे उतना हमारे लिए क्या बेटर है। बस 1 लाख, ये कितना हो गया आपका 50,000, और ये हो गया आपका 50,000 का वही एक्यूमुलेट हो गया। अब यहाँ पे लिखा क्या है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20K, मशीन है सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20K। देखो अब मशीन जो गई, मशीन जो गई उसकी WDV क्या थी, उसकी WDV 50K थी, और हमने सेल किस पे करा, लॉस पे। तो लॉस क्या होता है, माइनस होती है, याद है लॉस क्या होता है यहाँ से माइनस। तो सेल वैल्यू कितनी 30 हो गई। अब करना क्या है आपको, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पर जो एक्यूमुलेट डेप्थ है, वैसे तो ये क्लास 11 से आती है बात ये वाली। एक सेल की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दो मशीन अकाउंट और एक्यूमुलेट डेप्थ अकाउंट में, ठीक है। अब ध्यान देना, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो एक्यूमुलेट डेप्थ है, ठीक है, उसको एक्यूमुलेट डेप्थ अकाउंट में डेबिट करेंगे मशीन के नाम से, टू मशीन, और फिर मशीन अकाउंट में क्या लेंगे, बाय एक्यूमुलेट डेप्थ। या फिर ऐसे सोच लो, मशीन अकाउंट हमने बनाया 6 लाख और 9 लाख, मशीन अकाउंट यहाँ पे क्या ओरिजिनल कॉस्ट पे, सबसे पहले क्या आएगा फिर एक्यूमुलेट डेप्थ, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे इसलिए, फिर बाय कैश, फिर लॉस, वो तो आना ही था ही। और साथ में एड ऑन पॉइंट क्या आ गया, ये तीनों चीज मिला के कितना बन रहे हैं 1 लाख, और 1 लाख की ओरिजिनल कॉस्ट थी, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग यहाँ पे 4 लाख। अब डेप्रिसिएशन कभी इस अकाउंट में नहीं आता, ये एक्यूमुलेट डेप अलग चीज है, ये पास डेप है। डेप कहाँ आएगा हमेशा आपका इसी अकाउंट में, ये करंट ईयर डेप, देखो लिखा है वर्ड, क्या लिखा है मैंने, करंट ईयर। ओपनिंग, सॉरी ओपनिंग ईयर, क्लोजिंग ईयर, 2 लाख से 3 लाख, और जो मशीन चली गई उसका डेप ऑलरेडी हम बाहर निकाल चुके हैं इसमें से, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द डेप कितना लगाया होगा हमने, 1.5 लाख। ये कहाँ पे ऐड होगा, ऑपरेटिंग में, राइट साइड है। फिर एज यूजुअल इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कैश फ्लो के अंदर, ये कहाँ पे ऐड होगा, इन्वेस्टिंग, ये कहाँ पे ऐड होगा, ऑपरेटिंग, और ये कहाँ से लेस होगा, इन्वेस्टिंग। कैपिटल रिजर्व की ट्रीटमेंट मैंने बता दी थी आपको, डिविडेंड वाले सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। तो मेजर बेस पे ये चैप्टर बस यही है।